हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एनटीएससी, ओलंपियाड, या फिर आप अभी निकट भविष्य में आईआईटी, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपके लिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डीप में आकर के पूछी जाती हैं आपसे। और अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने लगते हैं, मतलब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस चैप्टर को लेके कि इसके हर एक छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को आपने सीख लिया है, समझ लिया है, अप्लाई करना आ चुका है। तो चलिए ना, जब इतना सब कुछ बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो हम शुरू कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 विद्युत को। इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन के अंतर्गत हम इस सेशन में कवर करेंगे हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। देन आफ्टर हम इससे जुड़े हुए इसके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो अभी इस सेशन में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चंस यहां फ्लैश होते हैं, आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स टाइप करते हैं, जिससे हम दोनों को बेनिफिट होता है। आपको ये बेनिफिट की कंफर्म हो जाता है कि आपका ये चैप्टर कितना कंप्लीट है, एंड हमें ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी पूर्ण है। तो अब आगे और कौन सी चीजें लेकर के आनी है आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। तो चलिए फटाफट आप तैयार हो जाइए हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने को कमेंट सेक्शन में, एंड मैं शो करता हूं आपके सामने आपका ये पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा पहले में अधिकतम होगी, दूसरे में, तीसरे में, या सभी प्रकरणों में समान होगी। तो आइए जरा सर्किट देखते हैं। फर्स्ट सर्किट जो दिख रही है यहां पे, एक कुंजी लगी है, यहां पे प्रतिरोध लगा है, ये बैटरी से जुड़ा है, एक एमीटर लगा हुआ है। सर्किट कंप्लीट है, करंट पास होगा, एमीटर मेजर करेगा करंट कितना भाई, जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली निकलेगा वो पूरा ही करंट। सेकेंडरी क्वेश्चन में देखें तो देखिए यहां पर भी, यहां पे बैटरी, इसके साथ में रेजिस्टेंस, इसके साथ में की, एंड यहां पर भी लगी हुई है क्या, एमीटर। मतलब इन दोनों में अगर देखें तो आपको यहां पर देखने में लग रहा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से पहले की आई, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया। अगर इसको बात करें तो जो कन्वेंशनली जिस तरीके की सर्किट हम सोचते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम बिल्कुल वैसी ही है। हम हमेशा हमारे जो लाइव वायर, जो पॉजिटिव वायर होता है, उसमें ही हम की कनेक्ट करते हैं, और की के बाद हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं। भाई स्विच ऑन ऑफ करते हैं, आपका फैन या बल्ब चालू या बंद होता है, इसका मतलब क्या है कि की आपके रेजिस्टेंस से पहले लगी है, एंड देन आफ्टर मैंने लगा हुआ है एमीटर, जहां पे मैं मेजर कर सकता हूं कि करंट कितना पास हो रहा है। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर को आप कहीं पर भी कनेक्ट करेंगे, करंट हर जगह पे सेम होता है। मतलब यही एमीटर यहां ना आकर के इसके पहले आ जाता तो भी करंट इतना ही आता, अलग तो नहीं होता भाई, वेरिएट तो नहीं होता। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आए तो सेकंड क्वेश्चन में दिख रहा है ऑप्शन में बेसिकली कि यहां पॉजिटिव आर के एन एमीटर, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से पहले लगा दिया, क्या पहले लगा दिया यहां पे एक रेजिस्टेंस, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ही जुड़ी हुई यहां पर क्या है भाई, की, एंड सबसे पहले यहां पर एमीटर। तो ये भी मेरे हिसाब से सही है। कैसा भाई, पॉजिटिव वाला टर्मिनल सबसे पहले एमीटर जुड़ गया, मतलब पहले मैंने करंट देख लिया कितनी निकल रही है बैटरी से, फिर मैंने बनाया की। तो अब ये है कि की को बंद कीजिए चालू, एमीटर में करंट बताता रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि इसके पहले की नहीं है। कब बताएगा भाई, तो जब की जो है क्लोज हो जाए। ठीक है, की ओपन होगी तो क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि की अगर ओपन होगी एमीटर से पहले, तो भाई एमीटर में की को क्लोज करने के बाद ही तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पास होगा और एमीटर बताएगा। इसके पूर्व तक अगर इसको बंद करते तो एमीटर में करंट बना तो रहेगा लेकिन मेजर नहीं बताएगा। की को चालू रखिए या बंद,
एमीटर में आपके करंट की मान होगी, मतलब कहने का करंट इसके अंदर होगा, अगर मैं टच करूं तो मुझे झटके लगेंगे, किंतु ये रीडिंग नहीं बता पाएगा। आगे ये जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब रेजिस्टेंस को की ने स्विचिंग प्रोवाइड करी है भाई, न्यूट्रल में जाकर के कनेक्ट हो गया, मतलब यहां पर भी उतनी करंट पता चलेगी जितनी की पहले वाले में पता चल रही थी। थर्ड वन में भाई सेम चीज है, आई थिंक यही वाली पूरी की पूरी डायग्राम है, बस बैटरी को बदल के उल्टे साइड से इसको कनेक्ट कर दिया। कैसा, बस डायग्राम अलग हो रहे हैं, कनेक्शन अगर देखा जाए तो सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। अर्थात अगर यहां सिर्फ एमीटर की बात करें, अगर सर्किट कंप्लीट होगी, की क्लोज होगा, तो तीनों ही जगह पे जो एमीटर की वैल्यू होगी वो सेम आएगी, मतलब करंट की वैल्यू तीनों ही जगह पे सेम आने वाली है, मतलब सभी प्रकरणों में समान होगी। क्या हो जाएगा आंसर, सभी प्रकरणों में इस एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा समान होगी, बदलने नहीं वाली। ठीक, तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं इस आंसर को, बिल्कुल घ आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपने भी यही अगर आंसर लगाया तो बिल्कुल सही। हम बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे भाई, निम्न परिपथों चित्र में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी, सभी प्रकरणों में समान होगी, प्रकरण 1 में निम्न होगी, इसमें सेकंड में अधिकतम या थर्ड में अधिकतम। आइए चलिए एक बार जरा देख लेते हैं क्या है प्रकरण। तो प्रकरण मतलब ये 3 डायग्राम्स हैं, इन तीनों डायग्राम्स में हमसे पूछ रहे हैं हीट कहां पर ज्यादा उत्पन्न होगी। तो मैं वहां जाने से पहले जरा हीट की बात कर लेता हूं। तो हीट इक्वल्स टू हो जाता है I² RT। I मतलब क्या भाई, तो यहां पर करंट का स्क्वायर, I क्या है यहां पे, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसी प्रकार विद्युत धारा हो गई है। R मतलब क्या है भाई, ये हमारा रजिस्टर, और T का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये है भाई टाइम। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई कंप्लीटली, I जो है ये क्या हो गई मेरी विद्युत धारा, R मेरा प्रतिरोध, एंड मेरा T समय। अब यहां से क्या क्लियरली समझ में आता, अगर मान लीजिए मैं तीनों ही केसेस में ऐसा समझूं कि विद्युत धारा और जो टाइम, ठीक है, इन दोनों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए कि पहले वाले कंडीशन में एक ही प्रतिरोध लगा, इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I जो प्रवाहित हो रही है पहले और दूसरे दोनों में से जाएगा। यहां पर I क्या होगा भाई, तो यहां पर I 2 भागों में बट जाएगा, इसमें चला जाएगा I1, इसमें चला जाएगा I2। मतलब एक बात समझ में आती है, करंट भी बट गया इस केस में। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट कैसा हो गया भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। कारण समझेंगे, इस 2 ओम में से जितनी करंट जाएगी उतनी करंट इस 2 ओम में से भी जाएगी। यहां पे अगर बात करते हैं जो भी करंट आएगा, I1 और I2 में जो करंट जाने वाला है, या I1 I2 अल्टीमेटली I/2 और I/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध समान है। मतलब करंट की वैल्यू सेम हो गई, रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, यहां भी रेजिस्टेंस सेम है, वहां भी एक ही रेजिस्टेंस है, तो वहां तो सेम करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब तीनों प्रकरणों में अगर मैं बात करूं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि I हो गया भाई कैसा, कांस्टेंट। टाइम तो मैं कांस्टेंट कर ही सकता हूं ना, इसमें जितने देर के लिए धारा बहाया उतने ही इसमें भी, उतने ही इसमें भी बहा लेता हूं। तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पर क्या है भाई, R अकेले के ऊपर निर्भरता है किसकी, इस हीट की। तो बात आती है किसके में प्रतिरोध ज्यादा है। पहले वाले डायग्राम के अगर मैं प्रतिरोध करूं, मतलब फर्स्ट डायग्राम में प्रतिरोध का मान निकालें तो 2 ओम, दूसरे डायग्राम में अगर मैं प्रतिरोध का मान निकालूं तो यहां पे R इक्विवेलेंट चूंकि सीरीज में जुड़ी है, 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 4 ओम। एंड थर्ड वन इज R इक्विवेलेंट, थर्ड वन में मैं निकालता हूं तो जब पैरेलल कनेक्शंस में जुड़े होते हैं तो ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन, या फिर अगर मैं लिखूं कंप्लीटली तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं भाई कैसा, 1/R1 + 1/R2। इसी चीज को मैं अगर एलसीएम ले लूं तो नीचे क्या आ जाएगा, R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा भाई, तो ऊपर हो जाता है R1 + R2। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, 1/R का, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, R1 R2/R1 + R2। कितना बनेगा भाई, तो R1 R2 मतलब 2 × 2/2 + 2 दैट इज 1। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसमें प्रतिरोधक का मान ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो भाई मुझे समझ में आता है यहां पे कि मेरा जो सेकंड केस है, जो मेरा द्वितीय केस है, ये सेकंड केस, इसमें जो हीट होगा ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है उसका मान भी ज्यादा है। इस अकेले का रेजिस्टेंस 4 है, बाकी इसका 1 है, इसका 2 है। तो सबसे ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस करेगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो दो रेजिस्टेंसेस 2 ओम के लगे हैं यही प्रोड्यूस करेंगे। अर्थात जो हमारा प्रकरण 2 है इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब ग आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और रिलेशन भी समझ में आया होगा, एंड हमने यहां पे वैल्यू भी रख करके निकाल लिया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई? तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की आकृति पर, या फिर प्रकृति पर। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता की। मैं जरा लिखूं, R इक्वल्स टू मुझे पता है रो L अपॉन ए होता है, जहां पर R जो है ये प्रतिरोध है। ये क्या है भाई? ये प्रतिरोध। L जो है ये लंबाई है, एंड जो A है ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां जो रो है ये है हमारी प्रतिरोधकता। अब ये होता क्या है भाई? तो अगर मैं इस कंडीशन, यहां पे कंडीशन में बनाता हूं, इफ लेंथ इक्वल्स टू 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू आल्सो 1, मतलब ये अगर 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर, ये अगर 1 किलोमीटर तो 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलीमीटर तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख लेता हूं 1 यूनिट देन एरिया विल बी 1 स्क्वायर यूनिट। इस केस में यहां पे पुटअप करूं अगर, तो R इक्वल्स टू रो 1 अपॉन 1, मतलब R इक्वल्स टू क्या मिल गया? रो। मतलब प्रतिरोधकता कहते किसको है भाई? जब लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1, तब जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है मटेरियल उसी को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात एक बात समझ में आती है यहां से कि प्रतिरोधकता में तो भाई ये दोनों तो पहले ही 1-1 हो गए, यानी इन पर तो कोई निर्भरता रही नहीं, मतलब लंबाई पर मोटाई पर तो कोई निर्भरता रही नहीं, और लंबाई मोटाई मिलाकर के ही तो बनाएंगे किसी भी चीज की आकृति, तो इस पे भी नहीं रही, मतलब ये तीनों खत्म। बचा क्या? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति बेसिकली बता पाती है कि भाई अगर आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कितने फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, कैरी करने के लिए हमें सपोर्ट करने वाले हैं। सिमिलरली अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जो कि हमारे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने में हमारे मदद करने वाले। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो रो है ये निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे एल्यूमिनियम है उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, कॉपर है उसकी प्रतिरोधकता कम है। तो आंसर विल बी घ, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर की धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी? देखिए क्वेश्चंस जब कभी भी हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप, तो हम सबसे फर्स्ट काम करते हैं जो डेटा गिवन है उसको लिखते हैं, जो पूछ रहे हैं उसको लिखते हैं, इसके बाद हमको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आइए देखिए, किसी विद्युत फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर की धारा, मतलब मुझे दिया गया है यहां पर विद्युत धारा I का मान दिया गया 1 एम्पीयर, अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में। ठीक है, मतलब टाइम यहां पे समय दे दिया गया है हमें 16 सेकंड, और हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू पूछी जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें एक वैल्यू ज्ञात है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मुझे यूज होगी, और ये हमें याद रखना पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं जरा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ने कहा है n बताइए,
तो मुझे तो यहां I इक्वल्स टू पता है विद्युत धारा, I इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो ये होता है आवेश प्रवाह बटा में समय, Q अपॉन टी। विद्युत धारा इज इक्वल्स टू आवेश बटा समय। अब चूंकि हमें एक और चीज ज्ञात है कि ये जो I इक्वल्स टू जो Q होता है, ये Q बेसिकली होता है क्या भाई, N इंटू ई। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q को मैं लिख लेता हूं Ne, चूंकि Q इक्वल्स टू होता है Ne अपॉन में T। अब चाहिए भाई N, कैसे निकालेंगे, तेरे गुणा कीजिए, IT इज इक्वल्स टू Ne, अर्थात N इक्वल्स टू IT अपॉन में E। अब चलिए जो कुछ कह रहे हैं सब बात कर लेता हूं मैं। तो इनका कहना है भाई कि I जो है वो 1 एम्पियर की है, तो ठीक है भाई, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर रख लिया। T इक्वल्स टू कितना बोले, 16 सेकेंड, तो मैंने ये 16 सेकेंड रख लिया। अपॉन में कह रहे हैं भाई E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां से अगर डिस्कस करूं तो ये 1.6, इसको अगर मैं हटाता हूं डेसिमल को तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल, 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाएगी तो कैसा हो जाएगी, प्लस, माइनस में ऊपर जाएगी कैसे हो जाएगी, प्लस। तो ये कितना बचा भाई, तो 10 गुणे 10 की पावर 19। अगर दोनों को देखें तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, या 10 की पावर 1 और 10 की पावर 19, तो कुल मिला के कितना, 10 की पावर 20। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है यहां पे क ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, 10 की पावर 20। कैसे आया भाई, तो ये रहा पूरा सॉल्यूशन। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हम जरा आंसर चेक करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एंड जैसे ही आपके सामने न्यूमेरिकल आए वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट में कीजिए, देन प्ले कीजिए भाई, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो इजी गोइंग हो जाएगा हमारा चैप्टर। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उस परिपथ चित्र को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से जुड़े हुए। यहां पे कुछ डायग्राम दिया है, इसमें कह रहे कौन सा ऐसा सर्किट डायग्राम है जिसमें जो अवयव लगे, मतलब वोल्टमीटर, एमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस जो लगे वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक एमीटर लगा और वोल्टमीटर लग गया। तो भाई पहले तो मैं एक चीज सिखाते चलूं, एमीटर हमेशा ही कनेक्ट होता है सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा ही कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो भाई ये दोनों बेसिकली यहां पे समझेंगे, एमीटर की जब आप बात करेंगे तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है वो शून्य, लेकिन जीरो रेजिस्टेंस का तो एमीटर बना नहीं सकते। तो क्या करते हैं भाई, तो हम ऐसा रेजिस्टेंस लेते हैं जहां पर ये कैसा हो जाए, न्यूनतम हो जाए, मतलब एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस न्यूनतम हो। अब पैरेलल की जब हम बात करते हैं, जब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, लेकिन हो तो सकता नहीं। तो हम क्या चाहते हैं भाई, हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाए, अधिकतम। सिंपल, इतनी सी बात है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, तो इसके पीछे एक लॉजिक समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी का प्रवाह मेजर करना हो, कोई चीज बह रही हो, जैसे मान लीजिए पाइप के अंदर से पानी बह रहा है, अब इस पानी का प्रवाह मेजर करना है, तो भाई पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, बिना उतरे उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट इसका वो मेजर करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर उतरना पड़ेगा। किंतु जब आप वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए उसी पानी के लिए बात करें, तो वोल्टेज की जब हम बात करते हैं, यानी टंकी समझ लीजिए जिसमें पानी को स्टोर किया हुआ है। अब इसका लेवल पता करना है, इसमें पानी का लेवल पता करना। तो लेवल पता करने के लिए तो आप यहां साइड से देख के पता करेंगे, इसके लिए उतरने की जरूरत नहीं है, इसको आप साइड से देख के इसकी हाइट पता कर सकते हैं। तो जैसे हाइट डिफरेंस होता है वैसे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मतलब हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो पैरेलल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और जो सीरीज में यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, न्यूनतम होगा। अच्छा, तो अब क्या समझे भाई, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, जरा इन सभी कॉम्बिनेशंस में देखें तो देखिए,
यहां से पॉजिटिव से निकला, ये रेजिस्टेंस के थ्रू के यहां एमीटर तक तो आया, ये सब कुछ सही चल रहा है। किंतु जैसे ये वोल्टमीटर में आएगा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है भाई इनफाइनाइट। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ये तो सर्किट ओपन होगी ना, यहां से कुछ भी करंट जा पाएगा क्या आगे? नहीं जा पाएगा। ये ओपन हो गई सर्किट, मतलब ये गड़बड़ हो गया डायग्राम। आगे बढ़ता हूं, जरा सेकंड की बात करता हूं। सेकंड में अगर देखिए तो ये पॉजिटिव से निकला, ये रेजिस्टेंस के थ्रू आया, एंड इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या बोला भाई कि वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा भाई? इनफाइनाइट। तो इसमें से कोई करंट भी नहीं जाएगा, यानी पूरा का पूरा करंट रेजिस्टेंस के थ्रू ही जाएगा, मतलब पूरा का पूरा करंट हम यूटिलाइज कर पाएंगे। और बाहर साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिख रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर मेजर करके दे देगा हमें यहां से वोल्टमीटर। अब इस करंट को आगे बढ़ाइए, ये करंट आगे गया, अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुआ और नेगेटिव टर्मिनल को लीव करता हुआ ये की में चला गया और कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहां पे एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? जीरो, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरी की पूरी करंट को जाने देगा। अर्थात ये जो सर्किट दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं दिख रही। बट स्टिल दो ऑप्शंस और लेफ्ट हैं, जरा इनकी बात करें। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां से पॉजिटिव से निकल के तो आया, किंतु यहां पर आने के बाद इसको एक लो रेजिस्टिव पाथ मिल गया, तो पूरा का पूरा करंट तो इसी में से आ जाएगा। यहां से कोई भी करंट जाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टिव पाथ। करंट विद्युत धारा हमेशा जो कम प्रतिरोधकता वाला रास्ता होता है उसको ही चुनता है। तो ये कम प्रतिरोधकता वाला रास्ता इसको चुनेगा, मतलब यहां पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा का पूरा करंट इसमें से आ गया, प्रतिरोध में से आया ही नहीं, तो मतलब ये सर्किट गड़बड़ है। और सेकेंडरी और थोड़ी सी मैं बात करूं तो यहां पर फिर से यहीं पे जाके रुक जाएगा करंट, आगे तो बढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है भाई? वोल्टमीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी ये ओपन हो गया, ये भी गड़बड़। अगला बात कर लूं तो अगले में देखिए पॉजिटिव से ये निकल के आया, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड इस रेजिस्टेंस के, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, लेकिन यहां डायमेंशन गलत है, यहां माइनस और यहां प्लस लिखा हुआ है, जबकि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये तो टर्मिनल उल्टे लिखे हुए हैं ना यहाँ पे एमीटर के, मतलब एमीटर को गलत कनेक्ट किया हुआ है। तो मतलब एक बात समझ में आती है कि ऑप्शन जो बी है, जो ख आंसर है, ये सही आंसर है भाई। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए। तो आंसर ख हमारा करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? इन दोनों का मतलब सिंपली ये है भाई कि जब सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया जा रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब आइडियल एमीटर अगर होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। अब चूंकि जीरो रेजिस्टेंस का तो कोई मटेरियल होता नहीं है भाई, ऐसी कोई मटेरियल यूज नहीं कर सकते जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए और मैं उससे एमीटर बना लूं। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस हो वो न्यूनतम हो हमेशा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमेशा न्यूनतम हो। अब अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल का मतलब होता है भाई जब कनेक्ट करें तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि वो इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट तो कुछ हो नहीं सकती, तो क्या करें भाई? तो अधिकतम रेजिस्टेंस हो, अर्थात इसमें चाहते हैं कि पूरा करंट पास करे और इसके अंदर हम चाहते हैं वोल्टमीटर से कि करंट की कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी चाहिए, पास नहीं करे, इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं करना चाहिए भाई। तो जब पास नहीं करेंगे इसीलिए तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? हम सीरीज में। आइए जरा देखते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमको दिख रही है यहां पे, फर्स्ट कनेक्शन यहां पे पॉजिटिव से निकले एक रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के आ रहे हैं और यहां पहुंच गया एमीटर में। यहां तक तो बात ठीक है भाई, इसका लो रेजिस्टेंस है, यहां से करंट पास हो जाएगा, ये आ गया यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है भाई? अधिकतम रेजिस्टेंस है, मतलब ये क्या करेगा? करंट पास नहीं करेगा।
करंट नहीं पास करेगा तो मतलब यहां से तो ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब ये खत्म, ये गड़बड़ है डायग्राम। ठीक, आगे बढ़ता हूं, अगले पे बात करते हैं। अगले में दिख रहा है यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के आया, ये आया रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया, और टर्मिनल भी सेम है भाई, ये पॉजिटिव से और ये नीचे नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब इसने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, करंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, करंट तो पूरा का पूरा यहां से होकर के आया, वोल्टमीटर से कोई करंट नहीं आया, पूरा का पूरा करंट कहां से आया भाई, इस रेजिस्टेंस से आया जो कि हम चाह रहे थे। और हमने देखिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया। आगे बढ़ता हूं, ये यहां से गया, अब ये पहुंच गया एमीटर में। अब एमीटर में ये कैसा होता है भाई, तो रेजिस्टेंस लो होती है, इसको किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। अब देखिए यहां से होती हुई की के जरिए आके नेगेटिव में एंड हो गई, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव से, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है, यहां पे करंट पास होगा और एमीटर अपनी वैल्यू बताएगा, वोल्टमीटर भी अपनी वैल्यू बताएगा, मतलब ये सही है। ठीक, आगे बढ़ता हूं, मैं थर्ड की बात करता हूं। थर्ड में ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहां पे चल के आया और यहां से कनेक्टेड है क्या भाई, एमीटर। अब एमीटर तो लो रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। करंट हमेशा फॉलो करता है लो रेजिस्टिव पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो भाई, कम हो, मिनिमम रेजिस्टेंस। अब यहां पे दिख रहा है कि ये तो रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कितना, 0, तो सब पूरा का पूरा करंट जो है वो यहां से होकर के इसके अंदर से पास हो जाएगा, इसमें से कुछ भी करंट नहीं आएगा। तो मतलब समझ में आया कि ये क्या हो गया भाई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। किंतु शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट तो आया ना, चलिए करंट की और थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लूं। यहां गया तो यहां जाकर के वोल्टमीटर फिर सीरीज में कनेक्ट है, यहां से करंट थोड़ी आगे जाएगा, खत्म, मतलब ये सर्किट भी इनकम्प्लीट है, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ ऑप्शन की। बेसिकली यहां से पॉजिटिव टर्मिनल आया, यहां पे रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस वोल्टमीटर, यहां तक की बात ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सब कुछ सही जा रहा है भाई। आगे बढ़ता हूं, मैं यहां से पहुंचा एमीटर पे, एमीटर भी सही कनेक्टेड है, बट ऑप्शन में जो दिया गया है यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन यहां क्या लिखा गया, पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव और इस पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, मतलब ऐसा है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, अर्थात ये भी हो गया हमारा गड़बड़। ऑप्शन बी जो है, जो ख ऑप्शन है, यही सही है भाई, जो सेकंड ऑप्शन है, ख ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए, तो ये हो जाता है भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो एक छोटी सी बात की चर्चा कर ली जाए कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध कब बनाया जा सकता है। तो जब कभी हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की, देखिए दो ही कॉम्बिनेशन है, एक श्रेणी क्रम और एक है हमारे पास समांतर क्रम। तो अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध यहां पर होंगे इन सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए। किंतु जब हम बात करते हैं यहां पे पैरेलल में, तो यहां पर ये R1, ये R2 और ये R3, पैरेलल में ये फॉर्मूला हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब ये देखेंगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये सीधे सीधे एडिशन वैल्यू है। तो जब अधिकतम की बात होगी, जब कभी भी अधिकतम की बात की जाएगी, तो अधिकतम में सदैव सीरीज को यूज करेंगे, और जब कभी बात की जाए न्यूनतम की, तो फिर हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जब होगी बात न्यूनतम की। ठीक है, अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहां पे बात कर रहे हैं अधिकतम की। तो अधिकतम के लिए हमने क्या कहा, सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट होगा, मतलब R1, R2, R3, R4 एंड R5, सबकी वैल्यू कितनी है भाई, तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5, ये पांचों हो गए। अब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी हमने वहां से देखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अगर 10 रेजिस्टेंस तो 10 को जोड़ दीजिए सीधे। मैं अगर यहां पे लिखूं तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5,
पांचों रेजिस्टेंस हो गए भाई। अब 5 बार इनको जोड़ना है तो क्या करें, 1/5 को अगर कॉमन करेंगे तो यहां 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या निकलेगा, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 1 ओम। अधिकतम 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके श्रेणी क्रम में हम यूज कर सकते हैं 1 ओम का अधिकतम रेजिस्टेंस, मतलब घ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये किस में यूज होगा भाई, जब न्यूनतम की बात करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ये कह रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाएंगे, मतलब न्यूनतम कितना होगा। तो देखिए भाई, न्यूनतम के लिए ये रहा नीचे वाला ऑप्शन 1/R इक्विवेलेंट वाला, मतलब यहां पर ये 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों को हमने कनेक्ट कर लिया किसमें, इन पांचों को हमने कनेक्ट कर लिया समांतर क्रम में, सबकी वैल्यू 1/5 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अगर इन सभी वैल्यूज को रखूं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1/5। क्यों भाई, ये ऐसे ना बोल के लिख दें कि भाई यहां पे ये जो वैल्यू है ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, तो डायरेक्टली 1/5 लिख देना। ये 1 के अपॉन में R1 है तो 1 के अपॉन में 1/5 प्लस 1 के अपॉन में 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। अगर इसको करें तो ये कहां चला जाएगा, 5 ऊपर। तो भाई 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब भाई बहुत लोगों को ऐसा भी लग सकता है, अरे यार सर गड़बड़ बता दिए क्या, ये तो जोड़ेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा, आप कह रहे हो कि जब पैरेलल में यूज करेंगे तो कम होगा, ये तो ज्यादा दिख रहा है। तो भाई ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 25, अगर मैं सिर्फ R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये 25 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/25 ओम। ये क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/25 ओम। ठीक है ना, तो मतलब कम हुआ या ज्यादा, तो 1 को 25 से विभाजित करना है भाई। जब सीरीज में यूज कर रहे थे उनको तो 1 आ रहा था, और जब पैरेलल में यूज किया तो 1 का 25वां हिस्सा, तो छोटा ही हुआ ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो ख है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन कह रहा भाई, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन चित्र को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है। मतलब सेल्स को कनेक्ट किया गया है श्रेणी क्रम में, और उनके लिए ये 4 डायग्राम्स यहां पर गिवन है, इनमें से कौन सा डायग्राम है जो कि सही है, क्या वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है भाई। तो जल्दी से आंसर करिए देख करके भाई अपने कमेंट सेक्शन में, और तब तक हम जरा इसको देख लेते हैं कि किसमें क्या डिस्कशन किया गया है। तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड उसके साथ में यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, फिर अगली बैटरी का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये तो अपने को दिख रहा है कि प्रॉपर कनेक्शन है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव अगर इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तब इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगले में क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पहचान कैसे रहे, तो इसके पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, जो ये बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। सिंपल, अगर कहीं पे सेल बना है, अगर ऐसी लाइन है तो ये पॉजिटिव हो गई ये नेगेटिव हो गई। सी, अगर इसी को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को इंट्रोड्यूस कराती है। तो यहां पर दिख गया कि यहां पे आपको जब सीरीज में कनेक्शन करना होता है तो एंड टू एंड कनेक्शन चलते हैं, मतलब एक का पॉजिटिव फिर अगले का नेगेटिव फिर अगले का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, ऐसा कनेक्शन चलता है। लेकिन यहां पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गए, मतलब ये गड़बड़ हो गई बात, ये हो गया खत्म, सेकेंड ऑप्शन गड़बड़ हो गया भाई। बढ़ता हूं मैं थर्ड पे। थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ये मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बात फिर से वही आ गई, दो नेगेटिव्स को एक साथ नहीं ज्वाइन कर सकते भाई, ठीक है ना, तो मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। अगले में अगर बात करूं तो यहां पर भी वही है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी गड़बड़ हो गया।
मतलब या तो दो पॉजिटिव एक साथ नहीं आएंगे या दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। जब भी आएगा तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप सभी ने देखा होगा टॉर्च एंड ऑल में बैटरी तो आपने भरे ही होंगे। तो टॉर्च में जब बैटरी डाली जाती है तो ऐसी डलती है ना, ऐसा, ये बन गया कंप्लीट। मतलब ये जो बैटरी, जो सेल, जो हम शुष्क सेल जिसको कहते हैं, ड्राई सेल, ये ऐसा ही होता है कुछ अरेंजमेंट। ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, नेगेटिव। ये देखिए पहली वाली बैटरी का ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, फिर इसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा ही तो चल रहा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसी का ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। जो ये सेल होता है इसी का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, दो लाइनों के जरिए इनको इंडिकेट करते हैं जब कभी हम सर्किट डायग्राम में इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज क जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए जरा चेक कर ले, क बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को इनमें से कौन सा टर्म है जो निरूपित कर रहा है। तो पहले तो हम बात करें वोल्ट की, हम बात ही कर लेते हैं। वोल्ट जो होता है ये इकाई होती है विभवांतर की, ये इकाई होती है विद्युत विभव की। तो विभव इक्वल्स टू, मुझे पता है विभव जो होता है, हमने कहा था कि विभव जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है हम सुनते कार्य हैं। कार्य किसके ऊपर भाई, तो आवेशों के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है हमारा विभव। तो मतलब क्या हो गया फॉर्मूला, कार्य बटा आवेश। अब चूंकि आवेश की हम बात करें, अगर मैं इसको लिखूं तो W अपॉन Q, चूंकि हमें पता है Q जो होता है, मैं बेसिक फॉर्मूले से लिख दे रहा हूं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। I इक्वल्स टू Q अपॉन T का मतलब क्या भाई, तो ये विद्युत धारा बराबर होता है हमारा आवेश बटा में समय। अब यहां से अगर मुझसे पूछा जा रहा सिर्फ और सिर्फ आवेश की बात, तो आवेश बराबर हो जाता है धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा भाई, धारा गुणे समय। तो अब मुझे कुछ कुछ मिला क्या, कि अगर यहां से मैं बात करूं वोल्टता की बात करूं, तो कार्य बटा आवेश की जगह पे, इस आवेश की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, विद्युत धारा इंटू समय। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं धारा गुणे समय। अब भाई शायद मुझे आंसर मिल गया है, जरा एक बार चेक करते हैं कि कहीं पे ऐसी कोई बात है क्या। किया गया कार्य इंटू समय, ठीक है, किया गया कार्य इंटू आवेश, किया गया कार्य अपॉन विद्युत धारा इंटू समय। तो मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल सही मिल गया भाई, कार्य बराबर बटे में धारा इंटू समय, कार्य बटे में धारा इंटू समय। ये किया गया कार्य इंटू आवेश है, मतलब ये गलत है। किया गया कार्य इंटू समय अपॉन विद्युत धारा, ये भी गलत है। किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय, ये तो गड़बड़ है ही। फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिल गया, ये करेक्ट है। हमने जो वैल्यू निकाली है यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम मिल गई। क्या, तो भाई किया गया कार्य बटा में धारा इंटू समय, किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा इंटू समय। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा क है ये बिल्कुल सही है। कैसे निकाल के लाया भाई, तो यहां पे मुझे आवेश मिला था, उसको विद्युत धारा के टर्म्स में चेंज किया। मुझे क्या मर्जी पड़ी चेंज करने की, क्योंकि मैंने देखा यहां पे विद्युत धारा दो जगह पे मुझे देखने को मिल रही है। आवेश के टर्म में जो रिलेशनशिप था वो तो पहले ही गलत हो गया था, क्योंकि कार्य बटा आवेश होता है, यहां पे कार्य गुणा आवेश लिखा था, तो इसलिए मैं गया विद्युत धारा के ऊपर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पर पूछ रहे हैं लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A कि किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। ठीक है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करना चाह रहे हैं कि अगर उसका भी प्रतिरोध R ही हो तो उसका क्षेत्रफल कितना रखा जाए। और एक बात कह दिया है कि समान पदार्थ है, तो इसको सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका है अपने पास। जरा देखिए, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। R प्रतिरोध है, रो जो है ये हमारा प्रतिरोधकता है,
प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है भाई? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है। L जो है यहां पर लंबाई है और A जो है यही है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी का रिलेशनशिप निकालना है। ये कहना चाह रहे हैं कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हो गया, लेकिन अगर मैं L को कन्वर्ट कर दूं, कितना कर दूं भाई L को? तो L को मैं अगर चेंज करके 2L कर दूं तो भाई क्या होगा? अगर इसको 2L कर दिया तो ये सिंपली रेजिस्टेंस जो नया बनेगा वो भी R ही रह जाना है। तो रेजिस्टेंस जो नया बनेगा वो अगर R ही रह गया, तो अगर इसके लिए मैं लिखूं तो R इक्वल्स टू कहना चाह रहे हैं कि 2L अपॉन ए, मतलब ये दोनों रो 2L अपॉन ए। इसका भी मटेरियल कैसा भाई? सेम है, समान पदार्थ बोल दिया था तो ये दोनों सेम हो गए। अब कहना चाह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रतिरोध अगर R ही है तो सेम होगा भाई। तो क्या मैं ऐसा रख सकता हूं कि रो L अपॉन ए इज इक्वल्स टू रो 2L अपॉन ए? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा भाई? तो मैं एक काम करता हूं, ये नया जो आ रहा है एरिया उसको ए डैश मार्क कर देता हूं, ये इसको ए डैश मार्क कर देते हैं, ये नया एरिया आएगा। तो होगा क्या? रो से और एल से ये रो और एल कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसको लेकर के जाएं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। मतलब जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा उसका जो पुराने वाले क्रॉस सेक्शन एरिया था उसका डबल हो जाना चाहिए, ठीक है ना? लेंथ को डबल किया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर देते तो क्या हुआ? जरा देखिए ना, एक सिंपल सी बात, ये नया अगर आर डैश में कहूं तो रो 2L अपॉन 2A, भाई ये दोनों कट गए ना, बचा क्या? बचा ये सिंपली रो L अपॉन A ओरिजिनल, ठीक है ना? तो आंसर वेरीफाइड कि मतलब 2A ही आएगा, क्योंकि 2A कर देंगे तो क्या होगा? इसके जो इफेक्ट हुए थे, जो लेंथ को डबल करने से जो नया इफेक्ट आने वाला था वो एरिया को डबल करते के साथ में ही कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ए डैश इक्वल्स टू 2A, ठीक है? आंसर क्या होना है इसका? आंसर इसका हो जाएगा 2A। ये हो गया इसका आंसर 2A, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के नाइक्रोम तार के 3 नमूनों के VI ग्राफ आलेखित करता है। चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब ये एक देखिए, एक यहां पर ग्राफ प्लॉटेड है। इन ग्राफ में ये पूछना चाह रहे हैं कि यहां पर इस पूरे ग्राफ में R1, R2 और R3 के बीच में क्या संबंध है? क्या R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, R3 ज्यादा है? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में आपको यहां से दिख रहा होगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब होता है क्या भाई? तो यहां पर ऐसे किसी भी ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का एक बढ़िया तरीका है, यहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक? यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब जरा देखते हैं, यहां पे I1 आया है, यहां पर I2 आया है और यहां पर आया है I3, ठीक है? I1, I2 और I3 ये 3 वैल्यूज आई हैं। और V जो है ये कैसा हो गया भाई? तो V ये कांस्टेंट है तीनों ही कंडीशन के लिए। तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है? V इक्वल्स टू IR, V हो चुका है कांस्टेंट। तो अब यहां से देखिए I और R के बीच में रिलेशनशिप क्या मिलेगा? तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। मतलब I और R के बीच में कैसा रिलेशनशिप है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इस ग्राफ में यहां से देख करके अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं ना कि I3 बड़ा है, I2 छोटा है और I1 सबसे छोटा है। ये चला ना, I3 सबसे ऊपर है मतलब बड़ा है, I2 से छोटा, I3 से छोटा। और ये कैसे मार्क किया? तो यही वो कॉमन पॉइंट है ना जहां पे I1, V मिलेगा, ये I2, V है, ये I3, V है। V कांस्टेंट हो चुका है, तो जहां पर I ज्यादा होगा वहां पर R क्या होगा? कम होगा। ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो भाई यहां पे अब देखिए I3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? R1 है ना? यहां पे क्या मिलेगा? I3 R1। तो मतलब ये लिख लूंगा मैं यहां पे R1। इसके बाद I2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो R2 I2, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। और I1 जो है वो R3 को। अब एक बात समझ में आती है,
करंट की वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका क्या होगा, ये कम हो जाएगा, और R2 इससे R3 सबसे, मतलब करंट सबसे कम किसमें, I1 में, तो R3 जो रेजिस्टेंस है जो I1 को क्रॉस करी ये सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा जिसमें रुकावट होगी उसमें करंट कम जाएगा, सबसे ज्यादा जिसमें रुकावट है उसमें करंट कम। देखिए R3 में सबसे ज्यादा रुकावट है तो करंट कम जा रहा है, ठीक है ना, मतलब R1 सबसे छोटा, उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3। तो यहां पर देखिए यही चीज है, R3 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R1। ये जो चीज मैंने लेस देन के टर्म में लिखी है इसी चीज को मैं ग्रेटर देन के टर्म में लिखूंगा, तो लिख सकता हूं R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, मतलब 100% उसको बढ़ा दिया और टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, जो क्षय हो रही है ऊर्जा उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए धारा को बढ़ाए 100%, तो देखिए P इज इक्वल्स टू होता है हमारा I²R, या फिर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूं तो हमें ज्ञात है VIP होता है भाई पावर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू IV, VIP, P इक्वल्स टू IB, पावर इक्वल्स टू I इंटू V। अब मुझे यहां पे ज्ञात है V इक्वल्स टू होता है IR, कहां से, ओम के नियम से, रख दीजिए। तो P इक्वल्स टू I इंटू V की जगह पे IR, इस V की जगह पे रखा है IR, तो ये क्या हो गया भाई, P इक्वल्स टू I²R, खत्म बात। मतलब एक चीज समझ में आती है कि अगर सिंपली कोई चीज यदि किसी प्रतिरोधक में धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो यह क्षयित वृद्धि कितनी हो जाएगी। अगर किसी चीज में 100% की वृद्धि कर दी जाए, यानी जितना वो है उतना और वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए अगर इसको हम कहें कि कोई वैल्यू है, अगर उसमें I² कर देते, स्क्वायरिंग कर दी जाए, जैसे अगर इनिशियली वो 1 है उसमें 100% की वृद्धि कर दीजिए, सिंपल सी बात। अगर मेरे पास जो क्षयित हो रही ऊर्जा है वह मान लीजिए ऊर्जा 1 यूनिट है, कितनी मान लूं मैं, 1 यूनिट, इसमें 100% की वृद्धि कर दी जाए प्लस 100%, तो 1 में 100% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 1 का 100% 1 ही होता है ना भाई, तो 1 का 100% कितना हो गया, 1, मतलब कितना मिल गया मुझे, 2। तो अगर 1 था तो वो P इक्वल्स टू I²R था, लेकिन अगर वो 2 हो गया तो इसके लिए अगर P डैश निकालूं 2 के लिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2I का स्क्वायर इंटू R, मतलब P डैश कितना मिल गया, 4I²R। अब देखिए ये मेरा P था, वो मेरा P डैश था, तो P डैश में से P को अगर मैं माइनस करूं तो क्या मिलेगा, 4I²R माइनस I²R, ठीक है, अल्टीमेटली कितना, 3I²R। 3I²R की अगर मैं बात करूं, अगर कोई चीज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थी I²R, ये बढ़कर के हो गई 3I²R, इसका तात्पर्य है कि ये कितने परसेंट बढ़ गई, तो ये चीज बढ़ गई हमारी 300%। I²R में 300% की वृद्धि हुई तो 3I²R हो गया, ठीक है भाई। तो कितने परसेंट की वृद्धि आ गई, हमारी 300% की वृद्धि हो गई, क्योंकि इनिशियली एक वैल्यू तो उसके पास खुद था ही, 3 गुना हो गया। कितना था शुरू में, 1 था पावर, और कितना हो गया, 3 गुना हो गया पावर, 3 गुना हो गया, मतलब क्या, 300% की वृद्धि, ठीक है ना। तो ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, एंड 13th क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। जो प्रतिरोधकता है उसमें किस स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर पदार्थ को परिवर्तित कर दें तो क्या होगा, क्या चेंज, ताप को परिवर्तित करने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तित होने पर। तो देखिए प्रतिरोधकता में पदार्थ को अगर चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर मिलने वाले फ्री चार्जेस की संख्या बदल जाएगी, और फ्री चार्जेस की अगर संख्या बदल जा रही है इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता बदल गई, मतलब पदार्थ बदलेंगे प्रतिरोधकता डेफिनेटली बदलेगी भाई। ताप परिवर्तन करेंगे, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस डिपेंड करते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर,
एंड फ्री चार्जेस जो होते हैं उनकी जो गति है, या फिर यूं कहूं कि वो फ्री चार्जेस हमारे जो चार्ज दिए जाते हैं जिसको कैरी करना है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर भी प्रतिरोधकता में असर पड़ जाएगा प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन करने पे। अब ये एक अलग बात हो सकती है, क्या मान लीजिए एक तार है ऐसे लंबा, उसको ऐसा गोलाकार बना दिया तो उसकी प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं आई, हमने कुछ चेंज नहीं किया ना, आकार बदल रहे उसके, ठीक है ना, तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया। हाँ, उसके डायमेंशन बदल देते हैं। कैसे डायमेंशन भाई? अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देते, उसकी लंबाई परिवर्तित कर देते तो चेंज देखने को मिलता हमको। कैसे भाई? तो प्रतिरोध में हमको बदलाव देखने को मिलता, उसकी प्रतिरोधकता में नहीं, क्योंकि R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, जहां पर ये जो रो है ये है हमारी प्रतिरोधकता। ये इसकी बदलाव के लिए हमको उसकी आकृति में बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? घ। अगला एक देख लेते, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तित हो। भाई पदार्थ भी बदल दिया, टेम्परेचर भी बदल दिया, तो चेंज तो होना ही है ना। क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया कि नहीं होता है, ज्ञात कीजिए। तो नहीं होता है मतलब क्या? प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं आएगा जब उसके डायमेंशन में चेंज करेंगे, क्योंकि डायमेंशन में चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलने वाला। मतलब ग ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन कह रहा भाई, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब ABC जिनके अनुमतांक 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वोल्ट को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए, है ना। इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बल्ब की चमक समान होगी, बल्ब A की चमक अधिकतम होगी, बल्ब B की चमक बल्ब A की तुलना में अधिक होगी, या फिर बल्ब C की चमक बल्ब B की तुलना में काफी कम होगी। एक काम करते हैं ना, 40-60 वोल्ट एक बार जरा हम बना लेते हैं इसको। पार्श्व क्रम में संयोजित है मतलब कुछ ऐसे संयोजित है। ये तीनों बल्ब लगा दिए गए, ठीक है, ABC, और इनमें कुछ करंट पास किया जाए, जो भी हो, है ना। करंट का कोई मान दिया नहीं गया, बस ये मुझे पता है ये 40 वोल्ट का है, ये 60 वोल्ट का है और ये 100 वोल्ट का है। अब भाई इसमें से जो आ रहा है पार्श्व क्रम में जुड़ा है, तो यहां से क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो सभी में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी में क्या होना चाहिए? यहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। करंट अलग अलग जाएगा तीनों में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहां पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो भाई हमको पता है पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है। P इक्वल्स टू IV होता है, V को रिप्लेस करते हैं तो मुझे मिलता है I स्क्वायर R। तो एक बात समझ में आती है। अच्छा एक काम करते हैं, हम जरा इसी से कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, IV से कर लेते हैं। चलिए, P इक्वल्स टू IV मिल गया, V सभी में कांस्टेंट है। इसका मतलब पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अब I के। मतलब जिसमें पावर कंजम्पशन जैसे 60 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है और 40 वोल्ट का है, पावर कंजम्पशन अब सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? करंट के। तो जब पावर कंजम्पशन सीधे सीधे करंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जरा देखिए, सभी चमक समान तो अब नहीं हो सकती भाई, क्योंकि सभी में अलग अलग करंट जा रहा है, तो चमक समान नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ए की चमक अधिकतम हो जाए, अच्छा इसके नेमिंग है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ए की चमक अधिकतम होगी। अच्छा आगे और बढ़ते भाई, ए की चमक अधिकतम होने का क्या है भाई? तो देखिए, पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करंट है, ठीक है, तो 40 वोल्ट का है मात्र वो। अगले की बात करते हैं, बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, बी की जो चमक है ए की तुलना में अधिक होगी। तो भाई देखिए 60 वोल्ट है, इसमें ए से ज्यादा करंट इसमें बह रहा होगा, तो इसकी चमक ए से ज्यादा होगी। ये कुछ हद तक भाई सही लग रहा है, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट क्या। आगे बढ़ते हैं, सी की चमक बी की तुलना में कम होगी। नहीं, सी की चमक बी की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो इसकी तुलना में अधिक होगी भाई, ये कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, इसमें से ज्यादा करंट विड्रॉल होगा, ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा चमक होगी। 60 वोल्ट वाला है वो कम चमकेगा, ठीक है, 40 वोल्ट वाला सबसे कम चमकेगा, ठीक। तो मतलब कौन सा आंसर हो जाना चाहिए भाई? 60 वोल्ट का जो बल्ब है, ये जो बल्ब रहेगा इसकी चमक ए से ज्यादा होगी, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ग है, सी ऑप्शन, ये सही है भाई, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं मैं। 15th क्वेश्चन कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय की जाएगी। देखिए कुछ ऐसा है क्वेश्चन कि 2 ओम और 4 ओम ये दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया, तो भाई ये हो गया 2 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये लगी हमारी 6 वोल्ट की बैटरी, इसके अंदर में आई करंट पास होने लगा, ये 2 ओम और ये जो है ये 4 ओम। अब कह रहे हैं कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। मतलब हमको क्या गिवन है, एक और अतिरिक्त डाटा भाई, टाइम इक्वल्स टू गिवन है 5 सेकंड। ठीक है, अब हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट इक्वल्स टू VI इंटू टी, VI इंटू टी। अब चूंकि यहां पर मुझे I की वैल्यू तो नहीं है गिवन, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं R के टर्म में। तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा R के टर्म में, तो मैं एक काम करके ला सकता हूं कि यहां से करंट की वैल्यू विड्रॉल कर लेते हैं और ले आकर के रख लेंगे। तो करंट की वैल्यू अगर मैं यहां से लेकर के आता हूं, तो देखिए R इक्विवेलेंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है तो 2 + 4 कितना हो जाएगा भाई, 6 वोल्ट, सॉरी 6 ओम, ये हो गया हमारा 6 ओम। और हमारी जो बैटरी गिवन है पोटेंशियल V वो 6 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू आई आर से I की वैल्यू निकालूं तो V अपॉन R जो कि 6/6 आ रहा है, दैट मीन्स I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मतलब इसमें से करंट कितना जा रहा है भाई, 1 एम्पियर का। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें, H इक्वल्स टू VIT होता है, V इक्वल्स टू IR, तो ये हो जाएगा भाई हमारा IR इंटू I इंटू टी। ये IR जो आया है V की जगह पे आया, V इक्वल्स टू IR होता है। तो भाई हो गई ना बात, H इक्वल्स टू हो गया हमारा I² RT। अब कह रहे हैं कि 4 ओम वाले में से कितनी 4 ओम प्रतिरोधक में से कितनी ऊर्जा क्षयित होगी 5 सेकंड में। तो मुझे निकालना है हीट किस में से भाई, तो 4 ओम से। तो ऐसा लिख लेता हूं मैं H4 मतलब 4 ओम वाले में से निकाल रहा हूं। I² मतलब 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। R कितना 4 और टाइम कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई H4, 4 ओम में से निकलेगा 5 से 4 बार में कीजिए 20 जूल ऊर्जा उसमें से निकलेगी। ठीक है, अच्छा इसको एसई में क्यों कन्वर्ट करके लाए, क्योंकि यहां मुझे कंडीशन दे दी गई थी कि आपको निकालना है सिर्फ 4 ओम में से, तो रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। रेजिस्टेंस इसमें था नहीं, तो रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये निकल गया हमारा 20 जूल। ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है भाई, जो हमारा ग ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगर यही चीज पूछा जाता 2 में से, तो 2 में से पूछते समय क्या करना होता भाई, इस R की जगह पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यानी 5 दूना 10। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि सी मतलब कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है। इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज के तार का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब फ्यूज वायर का यूज करना है जहां पे 220 वोल्ट विभवांतर दिया गया और विद्युत शक्ति पावर कंजम्पशन इसमें कितना है भाई, 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट इसमें पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। मतलब फ्यूज तार का करंट की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जितना करंट विड्रॉल करेगा, ठीक है, इसी के आसपास की वैल्यू हम लेंगे। ठीक है ना, क्या करते भाई फ्यूज तार में, अगर ये जितना करंट विड्रॉल करेगा इससे कम का ले लूं मैं अगर फ्यूज वायर, तो ये पिघल जाएगा। तो मैं क्या लूंगा, इसके जस्ट ऊपर की एक वैल्यू। तो आइए चलिए सबसे फर्स्ट तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि मुझे पता है V इक्वल्स टू होता है भाई, सॉरी P इक्वल्स टू होता है IV। इसको हम उल्टे ऑर्डर में याद रखते हैं, VIP। पावरफुल कौन होता है भाई, जो VIP होता है, तो ऐसे VIP। तो P गिवन है, V गिवन है, I चाहिए, तो I इक्वल्स टू हो जाता है P/V। P का मान कितना भाई, तो 1000 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और V का मान कितना भाई, तो 220। इससे इसको काट देते हैं,
22 से अगर 100 को कैंसिल करना चाहें तो 22 से ये 4 बार में 88 और 88 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा भाई 12। 12 में अगर दशमलव लगा देंगे तो एक बार में आ जाएगा ये 20, ठीक है। और अगर हम चले तो 22 से 5 बार में 110 होता है तो 4.5 एम्पियर। इसको कितना करंट चाहिए भाई? अप्रोक्सीमेटली 4.5 एम्पियर। अब एक बात समझिए, इस विद्युत केतली को 4.5 एम्पियर का तो करंट चाहिए। अब अगर मैंने एक ऐसा फ्यूज का कॉम्बिनेशन, शायद आपको ये ध्यान में हो भाई और नहीं हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर हमारे ये विद्युत केतली का हीटर वायर है। अब यहां पर मुझे जो करंट चाहिए वो चाहिए 4.5 एम्पियर और यहां लगाना फ्यूज। अब अगर इस फ्यूज का अनुमतांक मान लीजिए 4 एम्पियर है, मैंने 4.5 एम्पियर की डिमांड करी तो ये तो फ्यूज पहले ही पिघल जाएगा ना भाई। ये फ्यूज क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा पहले ही। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये फ्यूज ना पिघले इसके लिए हमको चाहिए कि भाई इसके जस्ट ऊपर की वैल्यू लूं। तो कितनी वैल्यू ले लूं? तो मैं इसको ले लेता हूं 4.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू दैट इज 5। अगर मैं 5 एम्पियर का यूज कर दूं फ्यूज, इस फ्यूज का मान कितना रख दूं? 5 एम्पियर, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 4.5 एम्पियर का सप्लाई देगा और 5 एम्पियर से जैसे ही आएगा ये फ्यूज पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो मेरी विद्युत केतली की सेफ्टी हो जाएगी। मतलब घ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एंड 17th क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, मतलब 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधक है और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद की कंडीशन गिवन है, क्या? पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। पार्श्व क्रम का मतलब होता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जब हमारे पास करंट को ले जाने के दो रास्ते हैं तो जिस रास्ते में कम प्रतिरोध होगा उसमें से जाऊंगा। कुछ ऐसा, एक रास्ता ये 4 ओम से होकर के गुजरता है, एक रास्ता 2 ओम से होकर के गुजरता है। तो जो भी करंट यहां पर आई आएगा ये 2 ओम और ये 4 ओम में से, और रास्ता मैक्सिमम करंट 2 ओम की तरफ से जाएगी और 4 ओम से कम। 1/2 का जो रेशियो है इसी रेशियो में करंट जाएगी। ये 1/2 का रेशियो है, 2/4 करेंगे तो मतलब 2 हिस्सा करंट किस में से जाएगी? 2 ओम में से, और 1 हिस्सा मात्र करंट जाएगी वो जाएगी हमारे 4 ओम के से। तो मतलब समझ में आ गया कि फर्स्ट वन गड़बड़ गई। बराबर कब जाती? जब 2 ओम और नीचे भी 2 ओम होता तो बराबर जाते। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें से समान धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में भाई एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया, 2 ओम और एक इधर 4 ओम। तो भाई श्रेणी क्रम में तो करंट को बहने के लिए एक ही रास्ता ही होता है, जो 2 ओम में से जाएगा वही 4 ओम में से भी जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो होता है धारा कांस्टेंट होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। विभवांतर इन दोनों एंड्स पे सेम होगा, धारा नहीं। धारा इसमें I1 और इसमें से I2 जाएगा, लेकिन यहां पर जो धारा का मान होगा वो धारा का मान सब जगह सेम होगा। तो ये तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होता है। भाई श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में अगर संयोजित हो तो समान विभव होगा। पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होंगे। नहीं, पार्श्व क्रम में ही तो बराबर हो रहे, अर्थात जो ख ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ख सही है भाई। करंट को बहने का एक ही रास्ता है तो वो पूरा का पूरा करंट उसी में से जाएगा। जब उसके पास बाईपास मिल जाए, 2 रास्ते मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो वो चुनेगा किसका सबसे कम प्रतिरोध है। जिसमें सबसे कम प्रतिरोध उसमें से ज्यादा करंट का भाग चला जाएगा। 18th क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति, पावर की बात कर रहे हैं। पावर की जो मात्रक है P इक्वल्स टू क्या होता है भाई? IV। IV का मतलब क्या भाई? तो इसको हम जनरली यूज करते किससे भाई? हम इसकी यूनिट बताते हैं वॉट, लेकिन मैं कहता हूं धारा को नापते हैं हम एम्पियर में और विभव को नापते हैं वोल्ट में। तो क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है भाई? क्या वोल्ट इंटू एम्पियर? मैंने जो ऊपर लिखा एम्पियर इंटू वोल्ट लिखा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर भाई गुणा करने में इधर VI लिख देता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 18th का आंसर क्या है भाई? क। चलिए
आपके भी आई होप जो आंसर आप कमेंट्स में लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई इस प्रकार हमारा ये पूरा खत्म हो चुका है एमसीक्यूज टाइप। हम कवर करेंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 19th क्वेश्चन से। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में 19th क्वेश्चन हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।